अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। तो आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अपनी एनसीईआरटी की किताब खोल लीजिए और पेज पलटते जाते हैं। बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू है, मैंने भी अपनी किताब खोल ली है, जो मेरे दिमाग में एकदम आता है वो उस पेज को देख करके वो मैं आपके साथ अपनी तरफ से शेयर करूंगा, आप उसे सुनिए आराम से। तो जब डीएनए की बात हो रही है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में, तो सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस अटैच करती है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ज्वाइन करता है एस्टर बॉन्ड से। और दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन करते हैं 3' टू 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। 3' टू 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एडेनिन और थाइमीन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैं डबल नहीं कह रहा हूं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो ये जो जितनी हमने अभी क्या किया बेटे, ये जो लिंकेजेस करी, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है। जो बिल्कुल नेसेंट डीएनए है उसका डायमीटर 2 नैनोमीटर है। जो पिच है डीएनए की वो 3.4 नैनोमीटर है। दो जो बेस पेयर्स हैं उनके बीच में 0.34 नैनोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। हम बात कर रहे हैं बी डीएनए की, जो सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड और सबसे कॉमन मिलने वाला डीएनए है लिविंग वर्ल्ड के अंदर। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में आपसे हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के बीच में क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करने के लिए भी पूछा जा सकता है, और यह भी पूछा जा सकता है कि एक ही बॉडी के दो अलग अलग सेल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डीएनए कंटेंट होने के बावजूद अलग अलग काम कैसे कर रहे हैं। तो जिस चीज को आप स्पेशलाइजेशन या डिफरेंशिएशन कहते हैं, उसका मॉलिक्यूलर बेसिस का एक मैकेनिज्म यह है कि कुछ सेट्स ऑफ जीन्स को इनएक्टिवेट कर दिया जाए कुछ सेल्स में, क्योंकि वो हेट्रोक्रोमैटिक रीजन पे हैं जहां पर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होती हैं। और जो दूसरे जो पर्टिकुलर जो सेल है वहां पर वो यूक्रोमैटिक रीजन में होगी, और यूक्रोमैटिक रीजन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। इसलिए ये दो अलग अलग सेल एक जैसा डीएनए होने के बावजूद इस डिफरेंशियल एक्टिवेशन ऑफ सेट्स ऑफ जीन्स की वजह से अलग अलग प्रोटीन्स और अलग अलग एंजाइम्स बना रहे हैं, इसलिए अलग अलग काम कर रहे हैं। सो प्लीज जस्ट जस्ट लेट मी नो वेदर वेदर दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बच्चे? हमें ये पता लग गया कि हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन को हमने किस तरह से डिफरेंशिएशन के साथ में देखा। देखिए, जीन को इनएक्टिव करने का एक और तरीका हो सकता है, और वो तरीका ये है कि जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करती है तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रांसक्राइब होती है, और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन में जो पहला स्टेप है वो आरएनए पॉलीमरेज का बाइंड करना है प्रमोटर के ऊपर। और अगर प्रमोटर को बहुत ज्यादा मिथाइलेट कर दिया जाए, बहुत ज्यादा मिथाइलेट कर दिया जाए, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर तक नहीं पहुंच पाएगा, और अगर नहीं पहुंच पाएगा तो फिर वो जीन ट्रांसक्राइब नहीं होगी। इस मिथाइलेशन की मदद से भी जीन को इनएक्टिव किया जा सकता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में एक गलती मत करिएगा। ग्रिफिथ ने बिल्कुल नहीं बताया कि डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। फॉर गॉड सेक प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ग्रिफिथ एक डॉक्टर थे, वो निमोनिया के खिलाफ वैक्सीन बना रहे थे। उनका मकसद नहीं था कोई भी जेनेटिक्स में डिस्कवरी करना। सेरेंडिपिटी से ही डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ही केम टू नो दैट द प्रोसेस ऑफ द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ परमानेंट जेनेटिक चेंज, बट ही डिड नॉट टेल दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है ये उन्होंने नहीं बताया था, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी में जब आप अगले पेज में जाते हैं तो आप ये देखते हैं यहां पर जो अगला टॉपिक है वो है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो जब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्रोसेस के बारे में पता चला, तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में लोगों को यह पता लग गया कि अगर हम ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देख लेंगे, वो क्या चीज है जो हीट किल्ड एस से निकल के लाइव आर में गई और उसे लाइव एस में ट्रांसफॉर्म किया, तो हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला मॉलिक्यूल मिल जाएगा। एक क्वेश्चन फिर समझिएगा, एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी, उन्होंने ये प्रूव कर दिया था, दोबारा समझिएगा, मैं कह रहा हूं एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी ने ये प्रूव कर दिया था कि डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी ने ही हमें सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स को बिल्कुल उनकी प्योर फॉर्म में आइसोलेट करने का तरीका बताया। अगर आप एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि डीएनए को प्योर फॉर्म में कैसे आइसोलेट किया जाता है। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी में जहां पर कई सारे प्रोसीजर्स में पहला स्टेप ये होगा कि आपको डोनर डीएनए को आइसोलेट करना है प्योर फॉर्म में, तो आपको एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी की याद आनी चाहिए। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है बेटे? बीच बीच में यस और नो, वाई और एन जरूर लिखते रहिए। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट आप अपना मैसेज
मैसेज डालिए ताकि मैं इस काम को रोक करके फिर आपका डाउट क्लियर करूं। अब एक और बात समझिए, यहां पर लिखा है दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। सो प्लीज रिमेंबर दिस अगेन। दे बिल्कुल ये यस बिकॉज दे वर नॉट श्योर अबाउट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उनको लगता था कि जो फीबस लेविन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टेट्रा न्यूक्लियोटाइड मॉडल दिया था डीएनए का, उसमें कोई डाइवर्सिटी की जगह नहीं थी। और एवरी मैकलॉड और मैकार्टी ने कि ये प्रूव करने के बावजूद कि डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, साइंटिस्ट कन्विंस इसलिए नहीं हो पा रहे थे क्योंकि फीबस लेविन के स्ट्रक्चर के हिसाब से डीएनए एक इंटेलिजेंट मॉलिक्यूल नहीं था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसीलिए हर्शे और चेज को एक कंक्लूसिव एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट का एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने बैक्टीरियोफेज को सेलेक्ट किया। एक और बात याद रखिएगा, किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की सक्सेस इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप मटेरियल क्या चूज करते हैं। इसीलिए जब हम मेंडल की सक्सेस की बात भी करते हैं तो उनकी जो चॉइस थी पी प्लांट की वो बहुत क्रिटिकल थी। हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट में भी बैक्टीरियोफेज को सेलेक्ट करना बहुत क्रिटिकल था क्योंकि दो चीजों के बीच में बैठे कंफ्यूजन था, प्रोटीन है कि डीएनए है, प्रोटीन है कि डीएनए है। और उसके पीछे वजह यह थी कि डीएनए बेसिकली जो फीबस लेविन का जो स्ट्रक्चर था, जैसा मैंने अभी आपको बार बार बताया, वो ये नहीं बता रहा था कि ये कैसे डाइवर्सिटी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन प्रोटीन जो डिफरेंट अमीनो एसिड से बनता है, 20 डिफरेंट प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड से बनता है, उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो सकती है। तो प्रोटीन इस डाइवर्सिटी को लिविंग वर्ल्ड की एक्सप्लेन कर रहा था। इन द बिगिनिंग दैट वाज द रीजन व्हाई देयर वाज अ कंफ्यूजन बिटवीन प्रोटीन एंड डीएनए। इसीलिए ये सारे एक्सपेरिमेंट करे गए कि क्यों प्रोटीन नहीं है और क्यों डीएनए है, क्योंकि डीएनए से पहले साइंटिस्ट ये सोचते थे कि ये प्रोटीन हो सकता है। आंसर इसका ये है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्रोटीन में बहुत ज्यादा क्या हो सकती है बेटे, डाइवर्सिटी हो सकती है। और इसीलिए वो लिविंग वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करता है। नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, नॉट इवन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो यहां पर जब आपने कहा कि हर्शे चेज ने कंक्लूसिवली प्रूव कर दिया कि ये आपका जेनेटिक मटीरियल होना चाहिए, इसके बाद जब आप जाते हैं तो डीएनए और आरएनए का एक कंपैरिजन हो रहा है और ये देख रहे हैं कि दोनों में से कौन सा बेहतर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज मॉलिक्यूल है। दोनों जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं बेटे, दोनों जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, दोनों के दोनों जेनेटिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन जेनेटिक मॉलिक्यूल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बेहतर डीएनए है। एंड वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, केवल कुछ आरएनए वायरस इसको छोड़ दें तो सब में जो है जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है, डीएनए के फॉर्म में होती है। सो यहां पर आपने बहुत सारी बात समझी। आपको यह पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड का फायदा यह है कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर एक स्ट्रैंड पर कोई डैमेज हो जाए तो उसे मिलाकर के दूसरे स्ट्रैंड पर इसको 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 बेटे ठीक किया जा सकता है। मान लीजिए एक स्ट्रैंड पर कोई म्यूटेशन हो जाए तो आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, आप उसे मिलाकर के क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है कि 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल डीएनए को क्या बनाता है, रिएक्टिव बनाता है। यह भी बिल्कुल ठीक है कि राइबोजाइम की तरह काम कर सकता है आरएनए। इट इज इन्वॉल्वड इन द केमिकल रिएक्शंस, दैट इज व्हाई इट इज लेबाइल। आरएनए का जो रेट है बेटे वो फास्टर है। आरएनए वायरसेस बहुत तेजी से रेप्लिकेट करते हैं लिविंग सेल के अंदर, और क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज की फाइडेलिटी उतनी ज्यादा नहीं है तो उसका एरर रेट बेटे ज्यादा है। और अगर एरर रेट ज्यादा है तो आरएनए जो वायरसेस है वो म्यूटेट करते हैं बहुत फास्ट रेट पर, और इसीलिए इवॉल्व करते हैं बहुत तेजी से, जो कि आप कोरोना वायरस के केस में भी देख चुके हैं। सो फिर मैंने ये कहा क्योंकि आरएनए वायरस बहुत तेजी से रेप्लिकेट करते हैं, जनरेशन टाइम कम है, बहुत तेजी से अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, बार बार अपने मटेरियल को रेप्लिकेट कर रहे हैं, और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज उतना ज्यादा फाइडेलिटी कैरी नहीं करता जितना जितना डीएनए पॉलीमरेज करता है। इसीलिए उसका एरर रेट ज्यादा है, और एरर रेट ज्यादा होने की वजह से म्यूटेशंस इकट्ठी होती है और नए वेरिएंट बहुत तेजी से इवॉल्व होते हैं। एक और छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, थाइमीन इज 5 मिथाइल यूरासिल। सो डीएनए में आपको 5 मिथाइल यूरासिल देखने को मिलता है, आपको यूरासिल देखने को नहीं मिलता। एक बेस है, आपकी एनसीईआरटी के बाहर की बात है, लेकिन कई बार एनसीईआरटी ब्रैकेट में कुछ लिख देती है तो मैं उस चीज को हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूं। हल्का सा आइडिया यह है कि एक बेस है साइटोसिन, वो डीएमिनेशन से यूरासिल बना सकती है। तो अगर डीएनए में यूरासिल होता और कहीं पर यूरासिल दिख रहा होता तो हमें पता नहीं चलता कि ये यूरासिल ही होना चाहिए यहां पर, या ये साइटोसिन डीएमिनेशन से यूरासिल बना है। लेकिन क्योंकि क्योंकि किसी भी कीमत पर डीएनए में यूरासिल होता नहीं है, इसीलिए अगर डीएनए में कहीं यूरासिल दिख रहा है तो हमें पता चल जाता है कि ये साइटोसिन के डीएमिनेशन से बना है और उसे रिपेयर किया जा
जा सकता है। सो आपकी एनसीईआरटी जो कह रही है कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो कई बार हो सकता है कोई छोटा मोटा क्वेश्चन गलती से यहां से बन जाए, तो जस्ट इट इज गुड कि हमने इस चीज पर नजर डाली। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी कहती है आरएनए वर्ड। आरएनए वर्ड में प्रॉब्लम ये थी कि जब आप सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं, जिसमें डीएनए की टेम्पलेट पर आरएनए ट्रांसक्राइब होता है और आरएनए की इंफॉर्मेशन की मदद से प्रोटीन ट्रांसलेट होता है, तब आपको ये नहीं समझ में आता कि जो डीएनए है उसको बनाने के लिए भी प्रोटीन चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, और प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए बेटे, डीएनए पर जेनेटिक कोड चाहिए। हम बेटे जो प्रोटीन खाते हैं, अगर आप एनिमल प्रोटीन खा रहे हैं, प्लांट प्रोटीन खा रहे हैं, तो उसी प्रोटीन को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस प्रोटीन को आप डाइजेस्ट करते हैं, वो प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड आपकी बॉडी में एब्सॉर्ब होता है, और फिर आप उन अमीनो एसिड्स की मदद से अपने काम के, अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से खुद के क्या बनाते हैं बेटे, प्रोटीन्स बनाते हैं, क्योंकि आपका प्रोटीन आपके लिए स्पेसिफिक होगा। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है ये जानना कि हमारे लिए प्रोटीन अपने जेनेटिक कोड के हिसाब से बनाना है। तभी मैंने कहा कि डीएनए की टेम्पलेट पे आरएनए, आरएनए जब बनेगा तो वो ट्रांसलेट होगा बेटे किसमें, किसमें, प्रोटीन में। अब समस्या ये थी कि डीएनए कैसे बना, क्योंकि उसको बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए जो डीएनए पॉलीमरेज है, और वो प्रोटीन कैसे बना जो आपको चाहिए अगर आपके पास जेनेटिक कोड नहीं है। सो इसे एग एंड चिकन पैराडॉक्स कहते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आरएनए की मदद से आया। आपको पता है कि आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर सकता है। आरएनए जो है एक इंपॉर्टेंट और उसकी प्रॉपर्टी है जो कि वो कैटालिटिक रोल है, उस आरएनए को हम राइबोजाइम कहते हैं। और इस तरह से ये दोनों की दोनों चीजों को कर पा रहा था आरएनए। आरएनए में और भी बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि इट हैज कैटालिटिक फंक्शन, इसको आप राइबोजाइम कहते हैं। एंड दिस आरएनए देन एक्चुअली प्रूव्ड कि इट मे एक्चुअली बी एन आरएनए वर्ड। अभी भी डीएनए डायरेक्टली बेटे प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होता, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपकी एनसीईआरटी भी कह रही है कि डीएनए अपने आप को डायरेक्टली प्रोटीन्स में क्या नहीं करता बेटे, एक्सप्रेस नहीं करता, बीच में एक इंटरमीडिएट चाहिए, और वो इंटरमीडिएट क्या है बेटे, आरएनए मॉलिक्यूल है। क्या ये बात यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गई? यहां तक आपकी एनसीईआरटी में, यहां तक अगर आपका कोई डाउट है तो एक बार पूछिए। शाबाश। ग्रिफिथ कुड नॉट प्रूव डीएनए इज द मटेरियल, ये ट्रू है फॉर एग्जाम। यस 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 यस, दैट इज वाई बेटे देयर वाज सर्च ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर। सही है बेटे, बिल्कुल ठीक है। लेबाइल का मतलब ये होता है जो टूट जाए आसानी से, स्टेबल ना हो। प्रोटीन बेटे सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, यू आर राइट, प्रोटीन इज नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो जब आप कंपेयर करते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सेंट्रल डॉगमा में, तो प्रोटीन पहले ही स्टेप पर खत्म हो जाता है। आपके सामने चार प्रॉपर्टीज लिखी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, और प्रोटीन यहीं पर फेल हो जा रहा है। बताइए बेटे। बेटे जब भी, एक बात ध्यान रखना, एक बात जिस भी बच्चे ने मेरे से पूछी है, एक बात बता रहा हूं, जब भी न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन होगा, ध्यान देना, चारगाफ रूल भी बेटे जो अप्लाई करेगा वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को करेगा। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो जब हम बात करते हैं तो अगर आप कहते हैं एडिनिन 20% है तो साइटोसिन कितना होगा, तो इसका मतलब ये गिवन है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल की बात हो रही है। जब भी न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन होगा, जब भी दो स्ट्रैंड बेटे न्यूक्लिक एसिड के एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे, चाहे वो डीएनए के साथ में डीएनए जुड़े, डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन हो जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन हो जैसे ट्रांसक्रिप्शन में, आरएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन हो जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, और बेटे आरएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन हो जैसे आरएनए रेप्लिकेशन में, द टू स्ट्रैंड्स विल ऑलवेज बी एंटी पैरेलल एंड विल ऑलवेज बी कॉम्प्लीमेंट्री। हमेशा एंटी पैरेलल होंगे और हमेशा क्या होंगे बेटे, हमेशा क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। रिपेयर का मतलब ये हुआ बेटे कि आप एक्सरसाइज करके रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास दो स्ट्रैंड्स हैं, आपने ये देखा कि यहां पर कोई म्यूटेशन हो गई है, तो आपको समझ में आ गया कि यहां को देख करके आपको समझ में आ गया कि यहां गड़बड़ हो गई है। कुछ एंजाइम्स एग्जिस्ट करते हैं जिससे आप इसको क्या कर सकते हैं बेटे, रिपेयर कर सकते हैं। H1 जो हिस्टोन है वो बेटे कोर बनाने में काम नहीं आता। तो कुशल जो क्वेश्चन आपसे H1 पे पूछा जा सकता है वो ये है कि जो कोर बनता है बेटे, ऑक्टामर जो बनता है, उसको बनाने में H1 काम नहीं आता। H1 लिंकर डीएनए को होल्ड करने के काम में आता है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। Why evolution theory about protein there that we can get RNA from some new theory shows that we can, yes, and why not बेटे prions, why not prions? अगर आपको ये पता चल गया कि अगर prions बेटे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, और इन्फेक्शन को आप डिफाइन ये करते हैं एंट्री इनटू द ऑर्गेनिज्म, देन इट्स ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ और इन द ऑर्गेनिज्म, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। इसीलिए हमने कहा कि वायरॉइड ने पहली समस्या करी, उसके बाद में बेटे प्रायोन्स ने किया, एंड दैट इज व्हाई द थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट एंड वे आर लिमिटिंग आवरसेल्व्स टू द नीट एंट्रेंस एग्जाम एंड टू द
इंफॉर्मेशन गिवन इन योर एनसीईआरटी, सो मच सो कि हमें पता है बेटे बहुत अच्छी तरह से कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो है वो 19,000 से भी कम है, 18,500, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि 17,000 18,000 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन ये जो हमारे को डेटा हमको दिया गया है, ये डेटा बेटे 2006 का है। उस डेटा में अभी भी हम ये पढ़ रहे हैं कि 30,000 जीन्स है, बिकॉज द नंबर ऑफ जीन्स इन द ह्यूमन जीनोम आर मेंशन्ड एज 30,000 in your NCERT textbook. So that is why these data type of questions normally do not appear thankfully in NEET entrance examination. जो आप population growth rate आपके reproductive health chapter में अभी दिया हुआ है वो आज नहीं है। आपको पता है कि we have already achieved replacement level reproduction। आप जानते हैं बहुत से southern states में जो population है वो बहुत अब जो है बढ़ नहीं रही है, जो growth rate है वो काफी कम हो गया, एक्चुअली घट रही है। सो भारत में भी कई जगह पर पॉपुलेशन अब काफी इफेक्टिवली क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है, और बहुत पॉपुलस नेशंस जैसे चाइना और इंडिया, उनको आगे की ये चिंता हो रही है कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारे को इसका फायदा है, कहीं वो बहुत जल्दी खत्म ना हो जाए। सो दिस इज हाउ यू कीप, दैट इज व्हाई वी से बेटे, दैट इज व्हाई वी से दैट बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री इज एन एवर चेंजिंग साइंस, इज एन एवर चेंजिंग साइंस। सो नॉर्मली आप ये देखेंगे कि इस बायोलॉजी को, व्हाट मेक्स बायोलॉजी इंटरेस्टिंग इज कि जो दवाई मैं कल देता था किसी पेशेंट को किसी चीज के लिए, वो आज ऑब्सोलीट हो गई है, उसकी जगह 25 और चीजें आ गई हैं, नई तरह की इन्वेस्टिगेशन आ गई है, जो मैंने पढ़ा था मेडिकल कॉलेज में वो अब अप्लाई करने लायक भी नहीं रह गया है। एंड दैट इज व्हाई द डॉक्टर्स अंडरगो कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, एंड दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग इन बायोलॉजी, इट इज चेंजिंग डे बाय डे बिकॉज इवोल्यूशन इज हैपनिंग, बिकॉज द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द प्रोसेस इज स्टोकास्टिक, व्हिच मींस इट इज बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स, वी डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। सो हमें ये पता है कि कुछ पर्टिकुलर स्फीयर में चांस इवेंट से काम करते हैं। तो क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो बेटे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यस 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 यस, तभी मैंने अभी अभी मैंने आपको बता दिया बेटे। जब आप ये कहते हैं ना कि मोर देन लेट अस से ओनली 2% ऑफ द डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन, यस इट इज ट्रू। और जब आप ये कह देते हैं कि बाकी जो सब डीएनए वो जंक डीएनए, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि अब हमें पता चला है, आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, एक नॉन कोडिंग आरएनए और आ गया है, और हमें पता है कि जो नॉन कोडिंग आरएनए है वो एक्चुअली बड़ा पिवटल रोल प्ले कर रहा है जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए। उम्मीद है मैंने जब आपसे ये कहा था कि यहां तक कि आपको कोई डाउट पूछते हैं तो आप एनसीईआरटी से पूछेंगे, तो आपको उम्मीद है मेरे को, जो आपने मेरे से पूछा मैं आपको बता पाया। Who proved DNA? Who proved DNA? Who proved DNA? Certainly. आप मुझे बताइए कि मैंने ये प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और आप नहीं मानते तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है। एवरी मैक्लॉड और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट में जिन लोगों को डर लग रहा है कि उन्होंने नहीं प्रूव किया था डीएनए, तो मुझे बताइए आपको ऑब्जेक्शन क्या है? क्योंकि जब उन्होंने बिल्कुल प्योर फॉर्म में बेटे डीएनए आइसोलेट करा, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, और जब भी डीएनए यूज किया, डीएनए को हाइड्रोलाइज करके खत्म कर दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही थी। नाउ जस्ट इमेजिन, इससे ज्यादा डायरेक्ट क्या हो सकता है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस टाइम पर डीएनए का स्ट्रक्चर हमें ढंग से नहीं पता था, इसलिए जब क्वेश्चन आता है कि अल्टीमेटली या अनइक्विवोकली किसने प्रूव किया, तब हम कहते हैं कि ये हर्शे और चेज ने किया है। जी सर, कपिल सर। शर्मा सर, हाँ अच्छा जी, चल रहा हाँ है। जी। हमारे पास आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट वी विल क्रॉस 50 स्टूडेंट्स, राइट नाउ 109 स्टूडेंट्स हैं। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट हाँ, भारत सरकार ने हमसे टेलीग्राम 22 जून तक के लिए छीन लिया है, फिर भी बच्चे पहुंच गए हैं पढ़ने के लिए, विच इज 22 वेरी। जून तक नहीं है, 22 जून तक टेलीग्राम फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। 22 सो जून तक वी फैसिलिटी। तो हम सो विल द स्टूडेंट्स बी कंफर्टेबल इन ज्वाइनिंग दिस वे सर? हाँ, तो आज हमें पता चल गया कि हम बच्चों के पास कैसे पहुंचेंगे। ये वाला जो लिंक था बच्चों को व्हाट्सएप से नहीं, वो टेलीग्राम से नहीं मिला। ओके 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 ओके। तो बेटे ऐसा है कि बट एक्सेसिबल टेलीग्राम, अच्छा ठीक है, वाई ये तो कुछ और है, कोई और डाउट तो नहीं है? आगे चले बेटे, आगे चलते हैं। तो अब हमने ये कहा कि इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में आता है डीएनए रेप्लिकेशन। हु प्रपोज्ड दैट डीएनए विल रेप्लिकेट इन अ सेमी कंजर्वेटिव मोड? ये किसने प्रपोज किया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करेगा? हु प्रपोज्ड इट? यस, वॉटसन एंड क्रिक। हु प्रूव्ड इट? ये प्रूव किसने किया बेटे एक्सपेरिमेंटली? ये प्रूव किसने किया? मेसेल्सन एंड स्टॉल। मेसेल्सन एंड स्टॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया? मेसेल्सन एंड स्टॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया? N15 बेटे इज द हेवियर आइसोटोप, नो रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाज यूज्ड। आपकी एनसीईआरटी कहती है प्लीज नोट दैट 15N इज नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। आपकी एनसीईआरटी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि एग्जाम में आपने ये गलती नहीं करनी है, तो आपने नहीं करनी है। मेसेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट में देखिए, एक एलिगेंट कहते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि ना केवल ये प्रूव किया गया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करेगा, साथ के साथ ये डिस्प्रूव भी
भी किया गया कि डीएनए कंजर्वेटिवली नहीं करेगा और डिसरप्टिवली नहीं करेगा। 3 पॉसिबल मेथड हो सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया गया कि ये सेमी कंजर्वेटिव है, और ये भी प्रूव किया गया कि ना तो कंजर्वेटिव है ना डिसरप्टिव है। पहले राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में आप ये कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव नहीं है, लेकिन दूसरा आपको ये करना पड़ा कि ये सेमी कंजर्वेटिव है कि ये डिसरप्टिव है, इसको प्रूव करने के लिए। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि आपके एक्सपेरिमेंट में 2 बार किया गया है ये। तो पहली बारी में तो हमें समझ में आ गया कि आपने ये प्रूव किया कि ये कंजर्वेटिव नहीं है। फिर वो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि ये वाली 2 बार क्यों किए, ताकि दूसरे बार में हमें पता चला कि ये सेमी कंजर्वेटिव है, डिसरप्टिव नहीं है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 2 स्टेप्स व्हाई देयर वर बेटे 2 रेप्लिकेशंस इन मेसेल्सन एंड स्टॉल। मेसेल्सन एंड स्टॉल में आपसे क्लासिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। शुरुआत आपने करनी है 15n से, और फिर वो आपसे पूछेंगे कि 4 जनरेशन के बाद में बताइए क्या होगा। तो जब भी जितनी भी जनरेशन हो रही है 2 रेज टू द पावर n विल बी द नंबर ऑफ प्रोजेनी। 2 हाइब्रिड होंगे और टोटल में से 2 बेटे माइनस कर दीजिए, वो लाइट इंटेंसिटी के होंगे, लाइट डेंसिटी के होंगे, लाइट डेंसिटी के होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ 2 रेज टू द पावर n वुड बी द नंबर ऑफ द प्रोजेनी। केवल 2 ही हमेशा हाइब्रिड होंगे, और उसके बाद में टोटल में से आप 2 घटा दीजिए तो वो सारे के सारे क्या होंगे बेटे, लाइट डेंसिटी के होंगे। मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट जनरेशन 1 में बेटे हमने ये देखा कि ये कंजर्वेटिव नहीं है। कंजर्वेटिव डीएनए में एक 15-15n, जो नया बना बेटे वो 14n है। तो एक बेटे एक बैंड कहीं और आता और एक बैंड कहीं और आता। लेकिन अगर आप पहली बारी में देख रहे हैं तो केवल एक ही बैंड बेटे इंटरमीडिएट में आया है, इसका मतलब ये कंजर्वेटिव नहीं हो सकता। सो ये इंपॉर्टेंस है मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट की। आई थिंक प्रसिद्धि आज डेट, और आपको समझ में आ गया बेटे। हाँ, तो हाँ 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 हाँ, डिसरप्टिव का मतलब ये होता है कि ये पुराना वाला जो स्ट्रैंड है ये टूट गया, और इसके बेटे जैसे एक समझ लीजिए आपके घर में एक दीवार है, आपने उसके साथ एक और दीवार बनानी है, तो पुरानी दीवार को तोड़ दिया, उसकी ईंटें ले ली और कुछ नई ईंटें ले ली, और जो 2 दीवारें बनाई दोनों में नई और पुरानी ईंटें इस्तेमाल हुई। इस तरह की चीज को आप डिसरप्टिव कहते हैं। वो भी इंटरमीडिएट डेंसिटी का होगा, लेकिन एक ही जगह पर नहीं आएगा। सेमी कंजर्वेटिव जो है बेटे उसमें एक पुराना और एक नया, जब भी सेमी कंजर्वेटिव आप देखेंगे और इस तरह के स्ट्रैंड देखेंगे तो उनकी डेंसिटी इक्वल होगी। इस तरह से इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंशिएट किया गया। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बच्चों? बताओ बेटे हाँ या नहीं। क्या पूछ रहे हैं और पूछिए। शाबाश शाबाश, मेसेल्स इंस्टॉल आपको समझ में आ गया। और एक और बात बता रहा हूं बेटे, द ब्यूटी ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल वाज दैट इट एक्चुअली प्रपोज्ड अ मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल लिख रही है, इट हैज नॉट एस्केप्ड, ये वाटसन एंड क्रिक के अपने शब्द हैं, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस, कि जो हम मॉडल बता रहे हैं वो इमीडिएटली हमें ये बता रहा है कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करेगा। और पीछे आप पढ़ के आए हैं कि कोई भी अगर अगर कोई बायोमोलिक्यूल जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मॉलिक्यूल होगा तो उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो रेप्लिकेट करे। बिना रेप्लिकेशन के डीएनए के सेल डिवाइड नहीं करता है, न्यूक्लियस हो चाहे ना हो। लेकिन बेटे बैक्टीरियल सेल में भी पहले डीएनए रेप्लिकेट करेगा मीजोसोम की मदद से, उसके बाद बेटे बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगा। और क्योंकि मैच्योर आरबीसी के पास में डीएनए नहीं होता, इसीलिए मैच्योर आरबीसी डिवाइड करके नए आरबीसी नहीं बनाता। हर बारी आरबीसी की इरिथ्रोपोइसिस होती है बोन मैरो में। सो बिना डीएनए रेप्लिकेशन के सेल डिवाइड नहीं करेगा। अगर एक बार सेल ने डीएनए रेप्लिकेट कर लिया तो वो कमिटेड है डिवाइड करने के लिए। अगर वो डिसाइड करता है कि उसे डिवाइड करना है तो वो एस फेज में एंटर करेगा डिवीजन से पहले। इसीलिए इंटरफेज में 2 माइटोसिस के बीच में बेटे क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन इंटरकाइनेसिस में नहीं होता, उसे इंटरफेज कहते ही नहीं है, क्योंकि वहां पर डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में। उम्मीद है ये बात आप बिल्कुल क्लियरली समझ रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन की बात जब आती है तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि आप डीएनए के टेम्पलेट पर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं और इसकी लैंग्वेज करीब करीब एक जैसी है, थोड़ी सी स्लाइट वेरिएंट है। तो डीएनए की लैंग्वेज भी न्यूक्लियोटाइड्स की है, इसके ऊपर जो आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है उसकी भी लैंग्वेज बेटे किसकी है, न्यूक्लियोटाइड की है। लेकिन ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, दे आर स्लाइट वेरिएंट ऑफ द सेम लैंग्वेज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नकल और बेटे ट्रांसक्रिप्ट, इसको ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है। लेकिन इस आरएनए, अगर ये एमआरएनए है जो कि न्यूक्लियोटाइड का बना है, जब इसकी मदद से प्रोटीन बनाया जाएगा तो प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड का नहीं बना हुआ है, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड का। ये लैंग्वेज चेंज होती है, और जब आप चेंज करते हैं एक लैंग्वेज को दूसरे में, तब आप उसे ट्रांसलेट कहते हैं। तो इसलिए एक एक स्टेप ट्रांसक्रिप्शन है, दूसरा स्टेप बेटे ट्रांसलेशन है। और क्योंकि जो जो प्रोटीन बनेंगे उनमें जो अमीनो एसिड जुड़ेंगे, अमीनो एसिड्स के पास ये कैपेबिलिटी है नहीं कि वो यूनिकली पढ़ सके इस कोड को। ये जो डीएनए पर या आरएनए पर जो जेनेटिक कोड लिखा है उसको अमीनो एसिड यूनिकली नहीं पढ़ सकता डीएनए या एमआरएनए पर, उसके पास ऐसी स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी अमीनो एसिड के पास नहीं है। अब समस्या ये है कि ये कोड पे लिखा है कि क्या अमीनो एसिड जुड़ने हैं, अमीनो एसिड इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए बीच में कुछ चाहिए, और उस
मजबूत चाहने वाली चीज को हम कहते हैं एक एडेप्टर मॉलिक्यूल चाहिए। आप एक एडेप्टर इस्तेमाल करते हैं अपने घर में दो अप्लायंसेस को जोड़ने के लिए, ये काम बेटे ट्रांसफर आरएनए करता है। ट्रांसफर आरएनए उसका जो एंटी कोडोन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एमआरएनए के कोडोन को, वो वहां जाकर के हाइब्रिडाइज करता है और अपने 3 प्राइम एंड पर जहां पर एंडिंग सीक्वेंस सीसीए कंसेंसस सीक्वेंस है वहां पर अमीनो एसिड को कैरी करता है और कॉग्नेट टीआरएनए एक एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमीनो एसिड को उस जगह तक पहुंचाता है राइबोसोम तक जो कि साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की। उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। सो इसीलिए आपकी एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब क्यों नहीं होते, तो आपको पता है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आइडेंटिकल नहीं है। अगर दोनों के प्रोटीन्स बनाने लग गए तो दो अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। एक ही टाइम में दो अलग अलग प्रोटीन बनाने का मतलब है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो को आपने बिना बात के कॉम्प्लिकेट कर दिया। इसके अलावा दोनों जो आरएनए है वो बेटे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हो सकता है कि वो जुड़ करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बेटे ट्रांसलेट नहीं होता। ये दो वजह है कि क्यों जरूरी है। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी एक और बात कहती है क्योंकि अनलाइक डीएनए रेप्लिकेशन पूरी की पूरी लेंथ में बेटे ट्रांसक्रिप्शन नहीं बनना है, तो इसीलिए बाउंड्री डिफाइन करनी बहुत जरूरी है और इसीलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड पर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रख दी गई है ताकि एंजाइम्स को पता चले कहां से काम शुरू करना है और कहां तक काम करना है। और इसीलिए इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपने ये कहा कि एक प्रमोटर है, एक स्ट्रक्चरल जीन है और एक टर्मिनेटर है। स्ट्रक्चरल जीन से फर्क नहीं पड़ता। आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअली पहचानता किसको है बेटे, प्रमोटर को पहचानता। उसे पता है कि यहां से शुरू करना है, वो प्रमोटर को जाकर के बाइंड करेगा और लिटरली डाउनस्ट्रीम जो भी चीज होगी उसको ट्रांसक्राइब करता चला जाएगा टर्मिनेटर तक। दिस इज हाउ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज प्रेजेंट ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। दिस इज हाउ द बाउंड्री इज एक्चुअली डिमार्केटेड फॉर द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बेटे? बोलिए यस और नो, बताइए बेटे। शाबाश 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 शाबाश। तो एक और चीज है, अब कन्वेंशन की बात आती है तो हमने ये कहा कि दो स्ट्रैंड है, एक को आपने टेम्पलेट कहा। टेम्पलेट उस स्ट्रैंड को कहेंगे जिस पर कुछ बनता है, तो टेम्पलेट उस स्ट्रैंड को कहेंगे जिस पर कुछ बनता है। क्योंकि देखिए बेटे, आरएनए पॉलीमरेज हो या डीएनए पॉलीमरेज हो, दोनों की एक डायरेक्शनल प्रॉब्लम है। उन वो बेसिकली 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही क्या करते हैं बेटे, सिंथेसाइज करते हैं अक्सर। सो डीएनए पॉलीमरेज विल सिंथेसाइज, उसको एक 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल खाली चाहिए और उसी को वो लेंथन कर सकता है, तो उनकी एक डायरेक्शन है बेटे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसीलिए हमने कहा कि जब आरएनए पॉलीमरेज भी यहां पर काम करेगा तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड ओरिजिनली बेटे 3 प्राइम और 5 प्राइम आपको दिख रहा है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली जिसका प्रमोटर यहां अपस्ट्रीम है, इस जगह की प्रमोटर में किसी सीक्वेंस को पहचान करके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और डाउनस्ट्रीम जाकर के इसको ट्रांसक्राइब कर देगा। उम्मीद है ये टर्मिनेटर लिखा है यहां तक, ये इसको क्या करेगा बेटे, ट्रांसक्राइब करेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी जीन है, स्ट्रक्चरल जीन कौन है, उसका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अगर आप ह्यूमन जीन या ह्यूमन डीएनए अगर प्लास्मिड में बेटे आप उसको जोड़ दें, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लें और वहां पर एक रेजिडेंट जीन के प्रमोटर के पीछे जोड़ दे, तो आपकी जीन भी ट्रांसक्राइब हो जाएगी। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का केवल एक फायदा यही जरूरी नहीं है कि वो आपको सिलेक्शन या स्क्रीनिंग में मदद करे, ये भी है क्योंकि वो जीन काम करती है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में, तो उसका अपना प्रमोटर होगा। आपने भी अपना डीएनए वहां पर ऐड कर दिया और आप उस प्रमोटर की मदद से अपनी जीन को भी क्या करा रहे हैं बेटे, ट्रांसक्राइब करा रहे हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बायोटेक्नोलॉजी में आपके सामने आ रही है कि क्यों वो हमारी जीन को ट्रांसक्राइब कर रहा है, क्योंकि हमने उसे एक रेजिडेंट जीन के प्रमोटर के साथ में अटैच कर दिया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है, जिस स्ट्रैंड को बेटे डिस्प्लेस कर दिया गया है वो कोडिंग कुछ भी ना करने के बावजूद उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि जो आरएनए बना है टेम्पलेट पर वो इस स्ट्रैंड की जैसे है। इतने एरिया में जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसको खोलने का काम आरएनए पॉलीमरेज खुद करता है। यहां पर आपको हेलिकेस नहीं चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज को अपना काम शुरू करने के लिए प्राइमर जैसी चीज नहीं चाहिए। हालांकि लाइक डीएनए पॉलीमरेज ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है। और जो प्रमोटर की जो लोकेशन है वो स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम है और टर्मिनेटर की जो है वो डाउनस्ट्रीम है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शनल सेंसिटिविटी है, कन्वेंशन ये है कि वो कोडिंग स्ट्रैंड के तरफ से दी जाती है। तो इसीलिए जो प्रमोटर है उसे स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम तो कहा ही जाता है, साथ में 5 प्राइम कहा जाता है, जबकि आपको वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में 3 प्राइम पे दिख रहा है, लेकिन कन्वेंशन ये कहता है कि आप ये डायरेक्शन कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से बताएंगे। इसी तरह से टर्मिनेटर की जो पोजीशन है वो आप डाउनस्ट्रीम समझ गए, लेकिन वो बेटे 3 प्राइम है। और एक और आपकी एनसीईआरटी इसकी सिग्निफिकेंस बता रही है कि अगर मैं स्विच कर दूं प्रमोटर और टर्मिनेटर को, देन द डेफिनेशन ऑफ द कोडिंग एंड द टेम्पलेट स्ट्रैंड विल बी रिवर्स। दूसरा वाला स्ट्रैंड बेटे टेम्पलेट हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, कोडिंग। और इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज अपनी डायरेक्शनल सेंसिटिविटी में अगर यहां प्रमोटर है तो उसे इस तरह से ट्रांसक्राइब कर देगा। ये भी डाउनस्ट्रीम हो रहा है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे, उसकी वजह भी आपको पता है। स्ट्रक्चरल जीन की बेटे कोई भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी है वो उसे क्या कर देगा बेटे, ट्रांसक्राइब कर देगा। और आप
आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जब जो स्ट्रक्चरल जीन का जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगा बेटे, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं, उसमें यूटीआर भी होते हैं, 3 प्राइम और कि एयूजी होगा, और एयूजी से स्टॉप गया है जहां पर हमें प्रोटीन बनाना है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? बोलो बेटे, बोलो 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 बोलो, क्लियर है?